1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आइन कब बना और किसके दौर हुकूमत में बना और इसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे, इसको डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रिमशा आसिफ एंड यू आर वाचिंग जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। लाइक 1947 में जो है वो पाकिस्तान बना और 1956 में पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी कि फॉर 9 इयर्स पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था। ठीक है, तो इन 9 इयर्स में जो है वो पाकिस्तान में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था तो फिर पाकिस्तान किस बेस पे चल रहा था। तो जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने जो है वो टेम्प्रेरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को उसमें कुछ चेंजेस करके उसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ किया। देन फिर 1949 में 12 मार्च 1949 में करारदाद मकासद जो है वो मंजूर हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई, जिसका मकसद ये था कि फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, लाइक जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसके अकॉर्डिंग हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग सारे लॉज बनेंगे, फेडरल सिस्टम होगा, डेमोक्रेसी होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, इक्वालिटी होगी और उसके अलावा जो है वो माइनॉरिटीज़ को राइट होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, जुडिशरी फ्री होगी। यानी कि ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर दी गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी इसे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान के बने 1956, 1962 और 1973 इसमें एज अ प्रीएम्बल जो है वो ऐड किया गया है। ठीक है, यानी कि इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के इफ्तिताहिया में जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ऐड किया गया। फिर 1956 में 23 मार्च 1956 के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर 1958 में 7 अक्टूबर 1958 को जो है वो प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन उसे एब्रोगेट कर दिया। देन फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना 8 जून 1962 को और फिर 1969 में 25 मार्च 1969 को जो है वो सेकंड मार्शल लॉ कंट्री में लगी, जो जनरल याहिया खान ने लगाई थी। तो इस तरह से जो है वो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो एब्रोगेट हो गया। फिर पाकिस्तान को ज़रूरत थी एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 1971 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टेन्योर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने जो है वो कंट्री के लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और 17 अप्रैल 1972 को नेशनल असेंबली ने जो है वो एक कमेटी बनाई जिसका मकसद ये था कि वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करें। कमेटी ने इस पर वर्क किया और उसके बाद जो है वो 20 अक्टूबर 1972 को पार्लियामेंट्री लीडर्स के सामने प्रेजेंट किया गया ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद नेशनल असेंबली ने जो अप्रूव किया 10 अप्रैल को 1973 में और प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट ऑन 12 अप्रैल 1972 और फाइनली सेनेट ने अप्रूव किया अगस्त 1973 में और इस तरह जो है वो 14 अगस्त 1973 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के अंदर इन्फोर्स हो गया। इसके अकॉर्डिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के 10th प्राइम मिनिस्टर बने और मिस्टर फजल इलाही जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। अब डिस्कस कर लेते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलिएंट फीचर्स को। तो सबसे पहला ये है कि एक तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिस तरह प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस थे, लाइक 1956 का था और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो भी था वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, और उसमें जो है वो 280 आर्टिकल्स हैं और जिनको डिवाइड किया हुआ है 12 पार्ट्स में और 7 स्केड्यूल्स में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है
इंट्रोडक्टरी एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जिस तरह हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड थी, ठीक है, और इसी तरह 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड है, ठीक है। तो वही चीज़ें जो मैंने पहले डिस्कस की हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी कि इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन होगा, ठीक है, हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज वगैरह जो है वो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग होंगे, ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये जो था वो प्रीएम्बल में ऐड था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इसका फीचर विच इज़ इस्लामिक सिस्टम। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया कि इस्लामिक सिस्टम हो कंट्री के अंदर, ठीक है, और इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया स्टेट को, और यानी कि इधर जो है वो इस्लामी तालीमात की बात की गई 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इसमें अमेंडमेंट जो है वो इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए बोथ हाउसेस की, अपर हाउस की, लोअर हाउस की, और कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपनी विल पे जो है उसमें चेंजेस नहीं कर सकती, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। नेक्स्ट इसका फीचर है फेडरल सिस्टम। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कंट्री के अंदर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट और 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो होगा उसे प्रेसिडेंट हेड करेगा, जिसे जो इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि इसमें ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, ठीक है जी, और प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, तो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसका नेक्स्ट फीचर विच इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि इसके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी, यानी कि 2 हाउसेस थे, एक सेनेट और एक था नेशनल असेंबली, ठीक है जी। सेनेट यानी कि अपर हाउस जो था उसके 63 मेंबर्स थे, फिर बाद में 8th अमेंडमेंट के बाद जो है वो 87 हो गए, और नेशनल असेंबली जो थी जो लोअर हाउस था उसके 200 मेंबर्स थे जो बाद में 207 हो गए थे। नेक्स्ट इसका फीचर देख लेते हैं विच इज़ डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ने जो है वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए थे कंट्री के अंदर, यानी कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स होंगे ना उनको डायरेक्टली लोग ही इलेक्ट करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं इसका नेक्स्ट फीचर विच इज़ फंडामेंटल राइट्स। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया। अब इसमें बहुत से फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, लाइक सिक्योरिटी को किया, सेफ गार्ड अगेंस्ट अनलॉफुल अरेस्ट एंड डिटेंशन, और उसके अलावा बहुत से आते हैं, स्लेवरी के अगेंस्ट किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस रिलीजन दी, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दिया, पॉलिटिकल जस्टिस दिया, फ्रीडम ऑफ थॉट दिया, मतलब कि इस तरह के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी प्रोवाइड किया, ठीक है, यानी कि इसमें इसके कुछ फीचर्स ये थे लाइक प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, माइनॉरिटीज़ के राइट्स दिए, ठीक है, और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को इंश्योर किया, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने पर, मतलब कि इस पे इसको इंश्योर किया, यानी ये सारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ना इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो इनको फुल जॉब सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और कोई भी अपनी सर्विस से रिमूव नहीं हो सकता एक्सेप्ट मतलब कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिकमेंडेशन के बगैर, ठीक है जी। और उसके अलावा उनको रिस्पेक्टेबल सैलरीज वगैरह दी जाएंगी। तो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट नेशनल लैंग्वेज। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उर्दू को डिक्लेयर किया गया नेशनल लैंग्वेज, लेकिन इंग्लिश जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स इसे जो है वो रखा गया। उसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो है वो फीचर आ जाता है सिंगल सिटीजनशिप।
इसके अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो कहीं भी किसी भी प्रोविंस में रह रहा है, किसी भी सिटी में रह रहा है, ठीक है, किसी भी कास्ट कलर क्रीड का है, ठीक है, उसके पास सेम ही सिटीजनशिप होगी, ठीक है जी। यानी कि द पीपल थ्रू आउट द पाकिस्तान आर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, तो उनके पास सिंगल सिटीजनशिप होगी, ठीक है जी। और इसके बाद आ जाता है रूल ऑफ लॉ। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो रूल ऑफ लॉ कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि कोई भी कानून के सामने छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर इक्वल बिफोर लॉ। इसके बाद आ जाता है इसका नेक्स्ट इसका जो है वो फीचर विच इज़ हाई ट्रीजन, यानी कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन करता है ना, तो उसके ऊपर जो है वो गद्दारी का मुकदमा होगा, ठीक है, तो उसे गद्दारी के इक्वल जो है वो करार दिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रेफरेंडम। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंडम कर सकता है किसी भी नेशनल इशू के ऊपर। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो प्रेसिडेंट से रेफरेंडम के लिए कह सकता है किसी भी नेशनल इशू के ऊपर, ठीक है जी। तो ये सारे जो थे आज हमने जो डिस्कस किए 1973 के कुछ सेलियंट फीचर्स से, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप you all understand. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you so much.